Hey, welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को हल करेंगे। हमने पिछले 4 क्लासेस में सर्कुलेटरी सिस्टम को खत्म कर दिया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और हार्ट को खत्म किया था, है ना। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपने पढ़ाई को रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब एग्जाम नजदीक है और उनको बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वीडियो उनके लिए परफेक्ट है। अगर आपका बेसिक ठीक है तब तो सही है। अगर आपने बेसिक कुछ नहीं देखा है तो मेरे 4 लेक्चर को देख ले, उसके बाद लुसेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हो जाएंगे। आइए अब हम टाइम को ना वेस्ट करके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो हमने पढ़े थे कि ब्लड को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हमने आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को रखा था, और लिक्विड पार्ट में हमने प्लाज्मा को रखा था, है ना। अब देखिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन क्या आया कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित किसके कारण होता है। तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। अब हम हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब एक कंपाउंड है जो आयरन कंपाउंड को इंडिकेट करता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रंग का होता है, जिस कारण से यही लाल रंग का प्रोटीन होने के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा था रक्त निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो इसका आंसर सीधा हीमोग्लोबिन। मींस क्वेश्चन पढ़िए और सीधा आंसर मारिए, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है, लोहा होता है। अभी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन, हीमो यानी आयरन, है ना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो जो ब्लड का काम होगा वही हीमोग्लोबिन का काम होगा। तो क्या होगा, ब्लड का काम ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का परिवहन दम पहला ही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, देखिए हमने यहाँ देखा ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, तो किसका घटक हो जाएगा, आरबीसी का। दम सही आंसर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर मार रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा आंसर दिमाग ऑटोमेटिक हिट कर रहा है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। अबे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो हम यही देख लेते हैं। वैसे रिस्पायरेशन जब पढ़ेंगे तो उस समय तो बढ़िया से देखेंगे, क्वेश्चन आ गया इसको क्यों छोड़े, है ना। तो हम देखिए पहले एक हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा बना लेते जल्दी, है ना। ये हार्ट हो गया मान लीजिए, इसमें ये देखिए हमने पढ़ा था ये ट्रैकर स्पिट वाल्व है, ये बाइल स्पिट वाल्व है, ये हमारा CO2, यहाँ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इधर हमारे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये हमारे हार्ट के 3 लेयर पड़े थे, है ना। ये जो 4 भाग में बढ़ता है, हार्ट 4 कोष्ठक में होते हैं। ये चारों कोष्ठक को सेप्टम अलग करता है। ये ट्राइकस्पिड भाग हो गया, ये बाइकस्पिड भाग हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारे अशुद्ध खून है यानी CO2 जहाँ है, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ है, तो यहाँ से क्या होता है ना, ये कपाट खुलता है और ये कपाट सीधा कहाँ से जाता है, लंग्स में जाता है ना। ये एक नस यहाँ वेन गया है, यहाँ धमनी गए हैं, यहाँ से धमनी जाता है जो यहाँ पे लंग्स में जाके अटैच हो जाता है। यहाँ पे कौन सी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। डीऑक्सीजन मतलब अशुद्ध खून होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अशुद्ध खून कहते हैं। ये सब मैंने हार्ट के चैप्टर में सारा क्लियर कर रखा है, इसलिए मैं तेजी बता रहा हूँ। ये यहाँ से CO2 ब्लड, इस धमनी को क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ से लंग्स जो बाहर निकलेगा और ये हमारा लेफ्ट आलिंग में जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा आया था कि कौन सी रक्त वाहिका
साफ रक्त फेफड़े हृदय से ले जाती है। देखिए फेफड़ा यहाँ पर, यहाँ से साफ रक्त, ये तो शुद्ध रक्त हो गया, जहाँ साफ रखती है तो इस धमनी को क्या कहेंगे? इस धमनी को फुफ्फुस शिरा कहेंगे। फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। ये हम रिस्पिरेटरी में पढ़ेंगे, यहाँ आया था तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है, इसका आंसर बताइए जल्दी। तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन हमने अभी पढ़ा था, ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ना, हीमोग्लोबिन हम पढ़े थे, एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन लेके जाता है। हमने पिछले वीडियो में ब्लड वाले वीडियो पढ़ा था, एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और एक आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन को कैरी करता है? एक आरबीसी जो है ना 4 हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। एक आरबीसी 4 हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो टोटल एक आरबीसी जो हो गया 16 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, है ना। सॉरी 4 8 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 8 ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। सॉरी 16 4 से गुना हो जाएगा ना, एक यहाँ 4 हीमोग्लोबिन है तो 4 गुना 4 16 हीमोग्लोबिन, जो 16 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो यानी टोटल मिला के 2.5 ml ऑक्सीजन कैरी करता है एक आरबीसी, है ना। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? लोहित कोशिका यानी हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर 73 का आंसर ए, है ना। अब आइए 74 नंबर, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो हम जहाँ पढ़े थे फैब्रिन, फैब्रिन के कारण ये सब पढ़ाया हुआ, प्लाज्मा में पढ़ाए थे। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? देखिए आ गया क्वेश्चन, बैंक ऑफ आरबीसी। बैंक ऑफ आरबीसी तो किससे होगा? प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या बताए थे हम? देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या जानिए। जो हमारा आरबीसी होता है वो कहाँ मरता है? वो लीवर में मरता है। वो लीवर में मरता है और एक 2 जगह मरता है। पहले तो ज्यादातर लीवर में मरता है, फिर कभी कभी वो स्प्लीन में मर जाता है। जो हमारा आरबीसी है वो लीवर में मरता है और कभी कभी वो स्प्लीन में मर जाता है, यानी प्लीहा जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ जो मरता है वो तो हमेशा मरले रह जाता है, लेकिन जो स्प्लीन में मरता है ना वो कुछ दिन बाद रीजनरेट हो जाता है, मतलब फिर से जिंदा हो जाता है। इसलिए प्लीहा को बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं या बैंक ऑफ ब्लड भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लीहा हो जाएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा दम। फिर आइए रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण किया जाता है? अब देखिए एंटीबॉडी, हम डब्ल्यूबीसी का आ गया क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी में पढ़े थे हम लोग। रुधिर में यानी ब्लड में, प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण करता है? तो हम पढ़े थे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को हम लोग फ्यूचर सेल कहते हैं। आरबीसी किस नाम से जाने जाते हैं? तो आरबीसी को हम लोग आर्थोसाइट के नाम से जाने जाते हैं। एग्जांपल बताते हैं आर्थोसाइट, अर्थ प्लस साइट करके बताए थे, है ना। लाल रक्त को आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? बोन मैरो में। सारा ब्लड बोन मैरो में उत्पन्न होता है। तो आरबीसी कहाँ? बोन मैरो अस्थिमज्जा। हमने ये भी बताया था कि बोन मैरो कहाँ पाया जाता है। बोन मैरो जो है हमारे लंबे लंबे हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो टोटल हमारे बॉडी में कितने बोन मैरो है? टोटल 150 से 160 बोन मैरो होते हैं, ठीक है। अब आइए निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ मरता है? यकृत में, लीवर में, है ना। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, ये तो आराम से बता दीजिएगा, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? बॉडी फाइटर सेल भी कहते हैं, सोल्जर सेल भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो? क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि वो हमको रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। आता जो डिजीज हमारे फॉरेन बॉडी में आ गया, जैसे कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कोई फंगस आ गया, तो उससे लड़ता है। तो डब्ल्यूबीसी का आंसर क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है ना। 85 में आइए, मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? सबसे अधिक कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन होते हैं? सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं। ये हमने सारा क्लियर किया होता डब्ल्यूबीसी के लेक्चर में।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करेगा। जैसे ही हमारा कोई वायरस आ गया, डब्ल्यूबीसी दम एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज करता, हमने बताया था लैंड स्टीनर आरएच फैक्टर का पता लगाया। आरएच फैक्टर को किसने पता लगाया था? आरएच फैक्टर का लैंड स्टीनर तथा विनेरन, ये सब पढ़ाया क्वेश्चन है ना। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई, यानी कि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आ गया, ये भी हम पढ़ाया। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा एंटीबॉडी आ रहा है, यानी एंटीबॉडी। ध्यान से देखिएगा, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ना, ये पूछ रहा है। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो एबी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एबी में एंटीजन पाई जाती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमने ब्लड ग्रुप वाले जो है हमारे प्लाज्मा जब पढ़ा रहे थे, प्लाज्मा प्लेटलेट्स के बाद हमने ब्लड ग्रुप शुरू किया था, तो उसमें मैम ने यही बताया था कि अगर आपका ए ग्रुप है तो आप किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, सब क्लियर किए हुए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन में, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी यानी वो एंटीबॉडी और एंटीजन हम बताए थे। एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए बी, एंटीबॉडी भी ए और बी। अगर एंटीजन में ए दिख गया तो एंटीबॉडी में ए नहीं दिखेगा। अगर ए दोनों दिख गया ए तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। हमने बहुत अच्छे से वहां कंसेप्ट, अब यहाँ समय का लिमिटेशन है इसलिए जल्दी थोड़ा बता रहे हैं, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन में, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे संक्रमण रोगों से लड़ने में मदद करता है या प्रतिकूल वातावरणीय दशा है? नहीं, बिल्कुल गलत। पोषक पदार्थों की कमी के कारण? नहीं, बिल्कुल गलत। विपत्ति के वक्त? ये इसका आंसर डी होगा, संक्रमण के कारण। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर हम बताए थे, वो बंदर को पकड़ के लाया था लैंड स्टीनर और विनर ने, उसी का बंदर का खून से जो है ना उसमें टेस्ट किया था उसका आरएच फैक्टर उसमें मिला था। अगर जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बंदर का जाति कौन सा था? रेनस जाति का नाम था, इसलिए इसका आरएच फैक्टर भी दे दिया। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? अब देखिए, इसका एक तो है बहुत अच्छा है, हम पढ़ाए थे, यहाँ भी देख लीजिए, है ना। अब यह कहा कर विवाह कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त है? अगर देखिए, अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, मानिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, अगर ये हो गया क्या मेल, अगर ये हो जाएगा फीमेल, तो इसमें आरएच ग्रुप माइनस आ गया, है ना, तब तो ठीक है, तब तो प्लस माइनस आ गया, तब तो ठीक है। अगर आरएच प्लस है और फीमेल में आरएच माइनस है तो ये दोनों का क्या होगा? जब ये दोनों एक फर्टिलाइजेशन होगा तो इन दोनों का पहला बच्चा जो है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि यहाँ आरएच प्लस है, यानी ब्लड ग्रुप प्लस हो गया, तो प्लस हो गया यानी आरएच फैक्टर है यहाँ, है ना। अब ये जो महिला है इसने कभी आरएच फैक्टर देखा ही नहीं है, इसने कभी डी एंटीजन देखा ही नहीं है, तो क्या करेगा जब वो आएगा, मतलब आरएच प्लस आ गया, है ना, इसने कभी नहीं देखा, तो क्या होगा कि पहला बार तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि पहला बार वायरस आता है तो जो हम बनाए थे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन दोनों को फ्यूचर सेल कहा जाता है, क्योंकि अच्छा ये वायरस आया तो ये वायरस को ये जो है डब्ल्यूबीसी इसको तो जिंदा रहने दे देगा, लेकिन जिंदा रहने दे देगा क्यों? क्योंकि इसके पास डब्ल्यूबीसी के पास अभी इसको हराने का क्षमता नहीं है, लेकिन ये क्या किया, जो मेमोरी से है इसको याद कर लिया कि अच्छा बेटा तुम दोबारा आओ, तुमको बताते हैं। फिर जब ये होगा, जब दोबारा एक फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर इसके पास क्या आ गया? प्लस वाला आरएच डी एंटीजन आ गया। अब यहाँ मेमोरी से क्या करेगा? इसको मार देगा, इसको मार देगा, और जो बच्चा जो है ना फर्टाइल भ्रूण अवस्था में ही, एम्ब्रियो स्टेज में ही मर जाएंगे। इस बीमारी को हम लोग करते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फोस्टिला, इस बीमारी को नाम करते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फोस्टिला, है ना। इसमें क्या होता है ना कि इसलिए जो होता है ना विदेश में क्या है ना कुंडली नहीं देखा जाता, सीधा ब्लड ग्रुप देखा जाता है कि हाँ अगर आरएच सेम ग्रुप का आरएच प्लस माइनस है तो शादी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है पहला बेबी अच्छा से रहेगा तो फिर बाकी इतने वाले बेबी जो है वो सारे मर जाएंगे, फिर भ्रूण अवस्था में ही मर जाएंगे। तो इसका एक साइंटिफिक फिर इसका इलाज बताएं, एक ड्रग का नाम बताया, वो ड्रग का नाम है एंटी डी ड्रग। ये ड्रग खाने से फिर ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है।
है ना। मेमोरी ये क्या करेगा कि मेमोरी से तो बना रहा था, डब्ल्यूबीसी मेमोरी से बनने ही नहीं देगा, मेमोरी से बनने ही नहीं देगा तो क्यों बना, डब्ल्यूबीसी उसका एंटीडोट बनेगा नहीं करेगा। एंटीडोट पहला बार में नहीं बनाया, लेकिन दूसरा बार में मेमोरी से उसको याद कर लिया कि तुम आएगा ना तुमको ऐसे मारेंगे, दूसरा बार में मेमोरी बना लिया और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा तीसरा बेबी ओपन नहीं करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिक पेपिलस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए अभी बताए थे, पिता का प्लस माता का प्लस, सॉरी मेल यानी पिता का प्लस है, फीमेल का माइनस, माता का माइनस है, तब वही ऑप्शन मार दीजिए, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस, RH प्लस RH माइनस, डी इसका आंसर। देखिए मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ओ वाले आगे रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति में रक्त ले सकता है, यानी ओ समूह वाला है, किससे लेगा, पहला तो ओ से लेगा, ठीक है, और किससे लेगा, केवल वो ओ से ही लेगा, क्योंकि और किसी से लेगा तो एंटीबॉडी मिल जाएगा, एंटीबॉडी मिल जाएगा, ब्लड क्लॉट होके मर जाएगा, है ना। ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे लेक्चर देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेक्चर नंबर 4 है मेरा, वॉल्यूम 4 ब्लड का, उसमें देख लीजिएगा, सारा अच्छे से समझाए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनका पुत्र कौन सा होगा। अब देखिए क्रॉस मैच हो रहा है, पिता का ए है, हम ये भी बताए हैं, यहां से देख लीजिए क्या कर रहा है, यदि पिता का वर्ग ए है, ठीक है, और माता का रक्त वर्ग ओ है, ठीक है, तो उनके पिता का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो ए है, ओ है, ए भी होगा, ओ भी होगा, बस यही दोनों होगा, बी का नहीं होगा क्योंकि बी है ही नहीं है, ए भी का नहीं होगा क्योंकि नहीं है, तो कौन सा होगा, ए और ओ। ऑप्शन में देखिए इसका आंसर सी, कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, यानी बी वाला पेशेंट है, इसमें इंफ्लुएंस किसको किसको दे सकता है, तो बी वाला तो सबसे पहले बी को देगा, अरे वो कौन था सर, आपको जो सबसे लेता है ए बी को देगा, तो बी और ए बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी। अब सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी एबीओ सिस्टम को किसने खोजा था, लैंडस्टीनर ने खोजा था, सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। पेसमेकर का संबंध किससे, पेसमेकर हमारा हृदय में लगता है, यानी हृदय से। पेसमेकर का क्या करता है, इसको आर्टिफिशियल हार्ट भी कहते हैं, मूत्र बनाने में नहीं, क्या होगा इसका, दिल की धड़कन प्रारंभ करने में, इसका आंसर सी होगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव पर, देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, ये ब्लड पूछ रहा है ना, ब्लड प्रेशर में क्या चीज होता है, तो आइए हम कंसेप्ट इसको समझ लेते हैं। मैंने फैक्ट वाले वीडियो में बताया था क्या है। देखिए ब्लड प्रेशर कहां पे होता है, जो हमारा आर्टरी है, जैसे ये देखिए मान लीजिए हमारा आर्टरी है, तो आर्टरी में नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, जब ये नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे इसके बाद क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ये यहाँ पे बाल पे इसके प्रेशर लगाएगा, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर करते हैं। तो ये बाल, ये जो पाइप दिख रहा है, इसको क्या है, ये कौन सा बाल है, ये आर्टरी है, इसका आंसर क्या होगा, आर्टरी होगा, धमनी होगा। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, हृदय के कारण। बताएं थे लब डब तब होता है जब ट्रैकर स्पीड से बल्ब, जो ट्रैकर स्पीड से बल्ब नीचे आता, ब्लड नीचे आता है तो लब, और बैकर स्पीड से ब्लड नीचे आता है तो डब, तो क्या होगा, हृदय से संबंधित है। जब हमारा जब हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है तो कैसे साउंड देगा, लब डब, लेकिन जब वो खराब काम कर रहा है तो कैसे साउंड देगा, मर मर, ठीक है, मरमर की तरह साउंड देगा, है ना। तो जब आला लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, तो डॉक्टर कौन सा साउंड सुनता है, लब डब वाला साउंड सुनता है। अगर वो खराब हो जाएगा तो उसको कौन सा साउंड सुनाई देगा, मरमर वाला साउंड सुनाई देगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, कितना समय, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड लगता है भाई, है ना। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय संपन्न होता है 72 बार, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ऐसे नॉर्मल 72 बार किसी का नहीं होता है एक्यूरेट, एकदम स्टैंडर्ड परफेक्ट है,
अगर जिसका 72 है तो समझिए वो परफेक्ट आदमी है। ऐसे एम्स के अनुसार जो नॉर्मल हार्ट बीट रेंज है वो 60 से 100 माना जाता है। अगर आपका 70 है या 90 है तो आप नॉर्मल है। 72 बहुत कम लोगों का होता है, उसको तो हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर हमारा कहाँ से मापा जाता है? सीरा से सॉरी, नाड़ी दर धमनी से मापना जाता है, यही धमनी से मापना जाता है बीपी। एक किशोरव मनुष्य का समान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 120/80 होता है ना। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? दौड़ लगाते समय बीपी बढ़ जाएगा। क्यों बीपी बढ़ जाएगा? क्योंकि जब हम दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? कम रहा है। जब ऑक्सीजन कम रहा है तो सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा तो सेल और ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, तो और ऑक्सीजन का डिमांड करने से क्या करना है? बीपी क्या होगा? ब्लड है ना, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो बीपी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो बीपी तेजी से दौड़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। शरीर में विशालतम धमनी, सबसे बड़ी धमनी एरोटा बी आंसर। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? हम बताए थे टोटल बॉडी, हम अपने पहले वीडियो में बताए थे ब्लड जो होता है ना टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। पहले ही वीडियो में बताए थे क्वेश्चन। एक डेक्स में रक्त का औसतन लीटर 5 से 6 लीटर। मानव का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। अब रक्त प्लाज्मा प्राय पानी का प्रतिशत कितना होता है? बताए थे 90% होता है पानी का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली आयरन, लोहा, रक्त। अब आज का लेक्चर जो है हम लोग यही खत्म करते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने सारा क्वेश्चन देख लिया। इससे फालतू कोई क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम में बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो हमारा नर्वस सिस्टम पे होगा। नर्वस सिस्टम आगे हम 2 या 3 लेक्चर में नर्वस सिस्टम खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसका सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।